अब वैसे अगर मैं आजकल की एनिमे मार्केट के बारे में बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई है, और खासतौर पर ये जो नया समर का सीजन आया इसके बाद तो बहुत ज़्यादा हलचल मचना शुरू हो गई है, क्योंकि इतने ज़्यादा एनिमेज इस सीजन में एयर हो रहे हैं और वो काफ़ी ज़्यादा क्लास के एनिमेज है। अब वैसे मैं सीजनल एनिमेज के ऊपर वीडियोस नहीं बनाता, लेकिन अब अगर तुम लोग चाहते हो तो मैं एक सीजनल एनिमे की वीडियो बना सकता हूँ, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो वैसे ये आज की वीडियो नहीं थी, आज की वीडियो थोड़ी सी मुख्तलिफ होने लगी है। अब वैसे मैंने जब से एनिमे देखना स्टार्ट किया है और उस वक्त से मैंने काफ़ी ज़्यादा एनिमेज देख के मुका दिए हैं, और उनमें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एनिमेज भी हैं, काफ़ी ज़्यादा बकवास एनिमे भी और काफी ज्यादा अंडररेटेड एनिमे भी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं उन्हीं अंडररेटेड एनिमेस के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि मैंने अभी तक देखे हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहता हूं कि यार ये देखो यार, मतलब इतने ज्यादा लोग वीडियोस तो देखते थे लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो क्या बात है, मतलब एक सब्सक्राइब कर दो तो मुझे खुशी हो जाएगी। खैर, तो पहला जो एनिमे हमारी इस लिस्ट के अंदर है। अब वैसे तुम लोगों ने कभी मुझे इस चैनल पे उस एनिमे के बारे में बात करते हुए नहीं सुना होगा, लेकिन अगर तुम लोगों ने मेरी पिछले चैनल की वीडियोस देखी हुई है तो उसमें मैंने एक आधी वीडियो में मैंने इस एनिमे का जिक्र किया हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ वेलकम टू द NHK की। अब ये एनिमे का नाम आई थिंक तुम लोगों ने पहले नहीं सुना होगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा अंडररेटेड एनिमे है, और ये एनिमे मेरे स्टार्टिंग के एनिमेस में से था। तो ये एनिमे कवर करती है एक बंदे की स्टोरी को जो कि हाकी का मोड़ी होता है, एक तरह का इंट्रोवर्ट होता है, लेकिन वो कुछ एक्स्ट्रा लेवल का इंट्रोवर्ट होता है। इसीलिए मैं इस एनिमे से काफी ज्यादा रिलेट कर पा रहा था, लेकिन इसके अंदर तो हद ही मुका दिया। मतलब इसके अंदर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो पूरी दुनिया से बेरगबती इख्तियार करके अपने कमरे के अंदर बंद रहता है और अपने माँ बाप के पैसों के ऊपर वो पल रहा होता है। मतलब बस अपने कमरे में बैठ के गेम्स खेलता रहता है और टाइहन एनिमेस देखता रहता है। और फिर उसके बाद उसकी जिंदगी में एक लड़की आती है जो कि उसको इस सारे मसलों से बाहर निकालना चाहती है। तो यह इसी के ऊपर ये पूरा एनिमे है, और अराउंड 24 एपिसोड है और काफी ज्यादा अच्छा एनिमे। मतलब इसके अंदर जो एक इंट्रोवर्ट बंदे की जो थिंकिंग होती है वो इसके अंदर दिखाई हुई है, और मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा अच्छे अंदाज से दिखाई हुई है। अब इस लिस्ट के अंदर जो अगला एनिमे है उसके बारे में भी तुमने कभी मेरे मुंह से कुछ नहीं सुना होगा। मैं बात कर रहा हूँ आसोबी आसोबासे की। जी हाँ, ये एक कॉमेडिक एनिमे है, और कॉमेडिक एनिमेस मैंने अब तो काफी ज्यादा कम कर दी। इन माय ओपिनियन ये एनिमे काफी ज्यादा अंडररेटेड है। मतलब अगर मैं बाकी कॉमेडिक एनिमेस देखूं जिसमें ग्रांड ब्लू आ गया या निजीजू माई ऑर्डिनरी लाइफ आ गया, तो वो काफी ज्यादा हिट एनिमेस है, लेकिन उनके बरअक्स अगर मैं आसोबी आसोबासे की बात करूं, ये इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन ये एनिमे काफी ज्यादा अच्छा है। अगर मैं बात करूं इसकी कॉमेडी के बारे में, तो इसकी कॉमेडी काफी ज्यादा अच्छी है। ग्रांड ब्लू की तरह वो चीखने वाली कॉमेडी नहीं है, इसके अंदर काफी ज्यादा अच्छी कॉमेडी है, और बास ऐसे कुछ फ्रेम्स है जो कि काफी ज्यादा अच्छे एनिमेट किए हुए हैं इन्होंने। लाइक स्टार्टिंग में तुम्हें थोड़ा बहुत ये एनिमे गर्ली सा लग सकता है, क्योंकि ज्यादातर इसके अंदर लड़कियां ही हैं, लेकिन अगर इस एनिमे की मेन फीचर के बारे में बात करें जो कि कॉमेडी है, वो काफी ज्यादा अच्छी है। इसकी मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड एनिमे है ये। उसके बाद जो अगला एनिमे हमारे इस लिस्ट के अंदर, उसके बारे में भी मैंने कभी भी इस चैनल के ऊपर बात नहीं की है। मैं बात कर रहा हूँ दोरो की। अब ये एनिमे मैं कहता हूँ जितना ज्यादा अंडररेटेड है उससे ज्यादा ये अजीब है। मतलब अगर मैं किसी को ये रिकमेंड भी कर दूंगा तो तब भी उसको समझने की यार हो क्या रहा है इस एनिमे के अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो एक्चुअल में मर चुका हुआ है। मतलब एक अजीबोगरीब सा जानवर किस्म का एक एलियन है, वो उसको खा जाता है, और मतलब इसकी जो असल बॉडी है वो उस जानवर की बॉडी के अंदर है। अब उसका एक ही मेन मकसद है, जिसने उसको मारा था वो उसको पकड़ना चाहता है। अब पूरा का पूरा एनिमे वो उसको ढूंढने में लगा देता है। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत अजीब सा लग सकता है, लेकिन जस्ट 1 या 2 एपिसोड के बाद तुम इसको अगर आगे कंटिन्यू रखोगे तो तुम्हें जरूर मजा आएगा। और इसकी अगर मैं फाइट्स के बारे में बात करूं तो मापा स्टूडियो ने इसको एनिमेट किया हुआ, तो इस बात से तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो कि यार किस तरह की इसकी फाइट्स और एनिमेशन होगी। तो यार मेरी तरफ से ये एक वेल रिकमेंडेड एनिमे। अब अगला जो एनिमे है वो मैं कहता हूँ मेरा वन ऑफ द फेवरेट एनिमेज में से एक है, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसका जो ऑथर है वो भी मेरा वन ऑफ द बेस्ट ऑथर्स में से एक है। जी हाँ, मैं बात करूँ प्लूटो बाई नाओकी उरासावा। अब मैं इस लिस्ट के अंदर मॉन्स्टर को भी डाल सकता था, लेकिन आज के वक्त में मैं ये कह सकता हूँ कि यार मॉन्स्टर इतना अंडररेटेड नहीं रहा। लोगों ने मॉन्स्टर को देखना शुरू कर दिया हुआ है। मेरी नजर में प्लूटो मॉन्स्टर से ज्यादा अंडररेटेड है। लेकिन अगर तुम लोगों ने मॉन्स्टर भी नहीं देखा हुआ तो मैं कहूँगा यार तुम मॉन्स्टर भी देखो, तुम्हें 100% मजा आएगा। लेकिन इस वीडियो में हम प्लूटो के बारे में बात करें तो प्लूटो एनिमे मैं कहता हूँ भाई साहब, मतलब ये एक शर्म की बात होगी अगर मैं नाओकी उरासावा के होते हुए अगर इस एनिमे की स्टोरी के बारे में बात करूं। वेल, अगर मैं थोड़ा बहुत इस एनिमे के बारे में बता दूं तो इस एनिमे के अंदर हमें काफी ज्यादा आगे की दुनिया दिखाई हुई है। जी हाँ, जब रोबोट्स वगैरह सारे आ जाते हैं, वो वर्ल्ड इतनी ज्यादा ऑर्गेनाइज होगी हुई है कि उसके अंदर रोबोट्स आपस में शादियां करते हैं। रोबोट्स के अंदर के इमोशंस भी इन्होंने हमें दिखाए हुए हैं। मतलब मैं कहता हूँ यार बस तुम सब कुछ छोड़ के ये एनिमे तुम जरूर देखो, और अगर तुमने थोड़ी सी और
डिटेल देखनी है इस एनिमे के बारे में तो मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, तुम लोग वो वीडियो देख सकते हो। अब अगला जो एनिमे है उसके बारे में भी मैंने कभी बात नहीं की है, मैं बात कर रहा हूँ द डिजास्टर्स लाइफ ऑफ साइकी के। अब ये भी मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड किस्म का ये एनिमे है, क्योंकि मैंने कभी भी इस एनिमे के बारे में कोई बात नहीं सुनी है। एक्चुअल में ये भी एक कॉमेडिक एनिमे है, इसके अंदर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो साइकिक होता है, मतलब वो लोगों के दिमाग की बातों को सुन सकता है और इवन अपनी भी जो बातें होती है वो दिमाग के जरिए से दूसरों तक ट्रांसफर करता है। इस बात का अंदाजा मुझे इस एनिमे के खत्म होने पे हुआ था, जब मुझे एहसास हुआ था यार हमारे मेन कैरेक्टर ने कभी बोला ही नहीं है। इसके 2 से 3 सीजन हैं और काफी ज्यादा अच्छा एनिमे है और तुम लोग इसको जरूर देखना। अब अगला जो एनिमे है इस लिस्ट में वो तो मैं कहता हूँ हद से ज्यादा अंडररेटेड है। वो अभी वैसे उस एनिमे का रीमेक आ रहा है और वो रीमेक भी इतना पॉपुलर नहीं हुआ जितना उसको होना चाहिए था। मैं बात कर रहा हूँ रुरोनी केंशिन की। अब इसके 2 सीजन्स आगे हुए हैं जो कि इसकी रीमेक के हैं। वो मैं कहता हूँ काफी ज्यादा अच्छा एनिमे, एक स्पोर्ट्स टाइप फाइटिंग अगर किसी को देखनी है विदाउट एनी सुपर पावर, तो ये अगर इस तरह का एनिमे कोई बंदा देखना चाहता है तो ये एनिमे काफी ज्यादा अच्छा है। आगे चलते हैं, अगला जो एनिमे है वो भी हद से ज्यादा अंडररेटेड है और वो तो मैं कहता हूँ मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। और वो एनिमे सेम हमारे वन पंच मैन के ऑथर का एनिमे था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मॉब साइको 100 की। ओ भाई साहब, मतलब मैं इस एनिमे के बारे में और क्या ही बात करूँ, मैंने पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर बनाई हुई है, तुम लोग वो वीडियो देख सकते हो। उसके अंदर मैंने पूरा डिटेल्ड रिव्यू दिया हुआ है। मैं कहता हूँ दिल से बनाया हुआ ये एनिमे है, मतलब वो जो एक इमोशनली कनेक्शन हो जाती है ना, वो बहुत गंदी होती है इस एनिमे के अंदर। और एनिमेशन क्वालिटी तो मैं कहता हूँ एंड लेवल की है, क्योंकि बॉन्स स्टूडियो ने इसको एनिमेट किया हुआ है। सिर्फ 3 सीजन है इसके और 3 सीजन के अंदर स्टोरी पूरी मुका दी हुई है और क्या ही बात करूं इस एनिमे के बारे में। आगे चलते हैं, अगला जो एनिमे है वो तो मैं कहता हूं भाई अगर अंडररेटेड एनिमेस का नाम आएगा तो वो सबसे ज्यादा ऊपर है। वो वाला एनिमे, वो एनिमे है ऑर्ब ऑन द मूवमेंट ऑफ अर्थ। मैं कहता हूँ भाई साहब इतना ज्यादा अंडररेटेड एनिमे मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा, मतलब कोई बात ही नहीं कर रहा है इसके बारे में। मतलब इतना ज्यादा अच्छा एनिमे है और माइटी मैड हाउस स्टूडियो ने इसको एनिमेट किया हुआ है। मतलब मैं ये सोच रहा यार ये एनिमे के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे लोग, मतलब इतनी कमाल की स्टोरी है। अगर तुम लोगों ने ये एनिमे नहीं देखा तो बस मेरी बात मान के ये एनिमे देखो, बहुत ज्यादा अच्छा एनिमे है। मतलब पुराने दौर के अंदर एक आइडियोलॉजी जो कि वहाँ के जो मजहबी रहनुमा है उनके खिलाफ है, वो उस कट्टर दौर के अंदर किस तरह वो परवान चढ़ती है, वो इस पूरे के पूरे एनिमे के अंदर हमें दिखाया हुआ है। इस एनिमे की सबसे बड़ी मेन बात ये है कि इसके अंदर कोई भी मेन कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर की मेन बात है वो इसकी आइडियोलॉजी है, वो इसका मेन आइडिया है। मैं कह रहा हूँ अगर तुम लोगों ने ये एनिमे नहीं देखा है तो बस चुप करके ये एनिमे देखो। अगर थोड़ा सा डिटेल्ड रिव्यू देखना तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है पूरी, तुम लोग वो वीडियो देख सकते हो। अगला जो एनिमे है उसके बारे में भी तुमने कभी भी मुझे बात करते हुए नहीं सुना है, मैं बात कर रहा हूँ पैरासाइट की। अब ये भी मैड हाउस स्टूडियो का एक एनिमे है और ये एनिमे मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था और मैंने ये एनिमे आई थिंक 1 दिन के अंदर ही मुका दिया था मैंने। मतलब मैं तो यार मैड हाउस एक से बढ़ के एक बैंगर पे बैंगर्स फेंकता रहता है और थकता भी नहीं है। इसके अंदर भी जो हमें वर्ल्ड दिखाई हुई है उसके अंदर पैरासाइट ह्यूमन बॉडी के ऊपर हमला करके उसकी बॉडी को पूरा एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। अब उनमें से 12 पैरासाइट्स उसमें नाकाम हो जाते हैं तो फिर वो एक खास बॉडी पार्ट तक ही महदूद रह जाते हैं। इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर है उसके साथ भी जो पैरासाइट होता है उसने सिर्फ उसके बाजू को ही एक्वायर किया होता है। जो एक इमोशनली कनेक्शन हो गई थी ना उस पैरासाइट से, इस माइंड ब्लोइंग। वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई, जल्दी एनिमेस को मुकाते हैं। अब अगला जो एनिमे है इस लिस्ट के अंदर वो भी हद से ज्यादा अंडररेटेड है और उसके बारे में भी मैंने कभी बात नहीं की है। मैं बात कर रहा हूँ काउबॉय बीबॉप की। अब काउबॉय बीबॉप मैं कहता हूँ जितना ज्यादा अंडररेटेड एनिमे है ना उतना ही ज्यादा मुझे पसंद है, क्योंकि ये एनिमे मैंने 2 दफा देखा हुआ है। एक दफा जापानीज में देखा हुआ है, उसके बाद मैंने इसको इंग्लिश में भी देखा हुआ है और दोनों में मुझे उतना ही मजा आया है। तो ये इसके ऊपर मैं आगे जाके एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं ये कह दूं कि यार हाईली रिकमेंडेड एनिमे। मतलब इसके अंदर भी हमारे बाउंटी हंटर्स होते हैं। मतलब अगर मैं मुख्तसर सी इसके बारे में बात करूं, जिस तरह वन पीस एनिमे है ना, हमारा जो मेन क्रू है वो मुख्तलिफ आइलैंड में जाते हैं, सेम इसके अंदर भी ऐसा ही। लेकिन भाई जो इसकी एनिमेशन है मैं कहता हूँ भाई एस्थेटिक किस्म की एनिमेशन है और तुम्हें 100% मजा आएगा। अब अगला जो एनिमे है इस लिस्ट के अंदर वो तो मैं कहता हूँ जितना ज्यादा टॉप क्लास एनिमे है उतना ही ज्यादा अंडररेटेड किस्म का एनिमे है। काफी ज्यादा एनिमेज भी इंस्पायर हुए हैं इस एनिमे से। मैं बात करूं कोड गियास की। अब ये एनिमे काफी ज्यादा अंडररेटेड है। मैं कहता हूं जिस क्लास का ये एनिमे है उस तरह की इसको हाइप नहीं मिली हुई। अगर तुमने एक डिटेल रिव्यू देखने तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना ली हुई है। इसके 2 सीजन है 25 एपिसोड के और मैं कहता हूं यार 50 एपिसोड्स के अंदर जो इन्होंने हमें दिखा दिया है वो मैं कहता हूं माइंड ब्लोइंग किस्म की वो चीज़ है। और इस एनिमे की एंडिंग जो है
वो मैं कहता हूँ भाई वन ऑफ द मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एंडिंग्स आउट देयर। मतलब इसके अंदर जो हमारा MC है वो इतना शातिर है, इतना तेज दिमाग वाला है। एनिमेशन को लेके मैं कह सकता हूँ कि यार तुम्हें स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत अजीब सी लग सकती है, लेकिन बिलीव मी तुम बस देखते रहो ये एनिमे, तुम्हें 100% मजा आएगा। अब मैं एक एनिमे के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि मैं वैसे ही रिकमेंड नहीं करता, लेकिन तुम लोगों की अपनी पसंद के ऊपर है। वो एक्चुअली मुझे काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड हो रहा था ये एनिमे। और वैसे मैं एक बात बता दूं कि यार जो आप लोग मुझे रिकमेंडेशन देते हो वो मैं एवे ही इग्नोर नहीं कर लेता, मैं वो एनिमे देखता हूँ। काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट्स आ रहे थे एक एनिमे के बारे में जो है टू द अबैंडन्ड सेक्रेड बीस्ट। वैसे तो ये एनिमे मापा का है, लेकिन मैं कहता हूँ यार ये एनिमे जिस थीम का है ना वो मेरे टेस्ट का नहीं है। मतलब ठीक है मिलिट्री एनिमे है तो मिलिट्री एनिमे मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन उसके बाद जो एक फैंटेसी वाले एलिमेंट आ गए थे, मैंने अपनी फ्रेंड वाली वीडियो में भी मैंने कहा था कि मुझे ये फैंटेसी टाइप के एनिमे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन बहरहाल मैंने ये पूरा एनिमे देखा है। 12 एपिसोड है सिर्फ इसकी। अगर तुम लोगों को फैंटेसी टाइप के एनिमे अच्छे लगते हैं जिसमें बीस्ट होते हैं और बीस्ट आपस में फाइट्स करते रहते हैं और साथ में मिलिट्री टाइप का एक थोड़ा बहुत एनिमे, तो या आप लोग ये एनिमे फिर देख सकते हो। लेकिन मुझे पर्सनली ये एनिमे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। अब लास्ट एनिमे अगर मैं बात करूँ इस लिस्ट के बारे में तो वो काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड है, लेकिन अब वो थोड़ा सा लोग उसको देखना शुरू हो गए हैं बिकॉज उसके ये लेटेस्ट सीजन्स की वजह से। मैं बात करूं ब्लीच की, अब ब्लीच बिग 3 के अंदर आता है, लेकिन बिग 3 में आने के बावजूद काफी ज्यादा अंडररेटेड किस्म का एनिमे है। और अब 1000 ईयर ब्लड वॉर की वजह से उसको हाइप मिलना शुरू हो गई है, लेकिन फिर भी यार ब्लीच एक हमेशा से अंडररेटेड एनिमे ही रहा है। और अगर तुम लोगों में से किसी ने ब्लीच नहीं देखा तो मैं कहता हूँ यार ब्लीच देखो। तो यार ये थी आज की वीडियो। मुझे बताओ कि यार मैं इस तरह की और वीडियो मैं बनाऊं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मैं मिलता हूँ आपको अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड सायोनारा।